हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू चीवर क्लासेस। भाई कल हमने मेंस्ट्रुएशन सेकंड स्टार्ट की थी, मतलब 3D, जिसमें क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर सबके फॉर्मूले वगैरह डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के ऊपर बेसिस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए भाई देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A rectangular tank is 50 meter long and 29 meter deep. If 1000 cubic meter of water be drawn off the tank, level will the tank the water level goes down by 2 meter. Find the capacity of the tank in liters. चलिए भाई देखिए क्या करेक्ट, रेक्टेंगुलर टैंक है। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर टैंक का मतलब क्यूबाइड की शेप में जी। क्यूबाइड की शेप में आपको एक टैंक दिया, तो साथ में क्या बोल रहा है वो? क्यूबाइड की शेप में टैंक है, इसकी जो लेंथ है, इट्स लेंथ इज 50 मीटर एंड इज 29 मीटर डीप। तो भाई डेप्थ दी है, इसकी हमें ब्रेड्थ नहीं दी। और क्या कह रहा है? कह रहा है जब इसमें से 1000 cubic मीटर पानी निकाला जाता है तो वाटर का जो लेवल है इट गोज डाउन बाय 2 मीटर। या सपोज करो कि इसमें एक काम करते हुए इसको ब्लैक ही बना देता हूं मैं, ताकि वाटर का जो है मैं ब्लू बनाऊं। तो भाई देखिए, सपोज करिए मेरे पास इस लेवल तक पानी था। ठीक है, इस लेवल तक पानी था इस टैंक में। तो क्या किया मैंने? मैंने इसमें से 1000 मीटर क्यूब पानी निकाल दिया। तो 1000 मीटर क्यूब या 1000 क्यूबिक मीटर पानी निकालने से क्या हो गया? जो वाटर का लेवल है इट गोज डाउन 2 मीटर। जो पानी का लेवल है वो 2 मीटर नीचे चला गया। तो इट मीन्स पहले लेवल इतना होगा, अभी पानी का लेवल सपोज करो इतना है। ठीक है, ये 2 मीटर पानी नीचे चला गया। ठीक है जी। अब भाई इसमें देखिए, जो मैंने पानी बाहर निकाला है, जो पानी बाहर निकाला, इसमें कल बात कर रहे थे कि कोई चीज हम किसी में ऐड करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है जितना उसके अंदर उसका वॉल्यूम था। तो उसका मतलब ये 2 मीटर की हाइट तक जितना भी पानी होगा, 2 मीटर की हाइट तक जो पानी मैंने बाहर निकाला है, ठीक है, उसका वॉल्यूम इस टैंक के 2 मीटर की हाइट तक के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे टैंक 29 मीटर का है, लेकिन हम हाइट कितनी यूज करेंगे? सिर्फ 2 मीटर, क्योंकि जितना पानी मैंने बाहर निकाला है वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? इस टैंक के वॉल्यूम के इक्वल होगा। लेकिन हाइट कितनी यूज करेंगे? सिर्फ 2 मीटर, पूरी हाइट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वो जितना मैंने पानी बाहर निकाला है, जितना भी पानी मैंने बाहर निकाला है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन आउट, तो कितना पानी बाहर निकाला है जी? 1000 मीटर क्यूब। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, देखिए भाई टैंक में से निकाला है तो उसी शेप के हिसाब से लेंगे हम। तो कितना आएगा? 1000 मीटर क्यूब आएगा। अब देखिए भाई, लेंथ टैंक की चेंज नहीं होगी, ब्रेड्थ चेंज नहीं होगी, बट हाइट कितनी यूज करेंगे? हाइट हम उतनी ही यूज करेंगे जितनी हाइट का जो पानी है
वो हमने बाहर निकाला है। ठीक है, कितनी हाइट का पानी निकाला भाई बाहर? 2 मीटर। मतलब जब पानी 1000 मीटर पानी बाहर आ रहा है तो हाइट 2 मीटर नीचे जा रही है। सिर्फ जो इतनी स्पेस में पानी है वही बाहर आ रहा है, तो हम इतनी ही हाइट यूज करेंगे। यानी कि कितनी हाइट यूज करेंगे इसमें हम? 2 मीटर की हाइट। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया जी? 100 आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा 10। तो ब्रेड्थ कितनी आ गई भाई हमारे पास? 10 मीटर। ठीक है, तुम्हारा जो टैंक है वो कितना है जी? 10 मीटर ब्रॉड है। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी मींस वॉल्यूम ऑफ द टैंक। अब वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकालेंगे। अब यहां पर क्या निकालने को बोल रहा है? मतलब पूरा टैंक, पूरे टैंक का वॉल्यूम कितना है, पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ पर हम पूरी हाइट यूज करेंगे, यानी कि 29 मीटर। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इज 50, ब्रेड्थ इज 10 एंड हाइट इज 29 मीटर क्यूब। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया? 14500 मीटर क्यूब। तो इतना मीटर क्यूब आ गया जी हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है जी, लेकिन उसने क्या लिखा आगे? फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन लीटर्स। लीटर्स में। अब मीटर क्यूब को लीटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो भाई ये मैं यहां लिख रहा हूं कंसेप्ट, इसको याद रखिएगा। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो तो उसके अंदर 1000 लीटर पानी आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपने एक अंडरग्राउंड टैंक बनाया है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, ब्रेड्थ 1 मीटर है, हाइट 1 मीटर है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब 1 मीटर है, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा? 1 मीटर क्यूब। और उसमें जब पानी डालोगे, वाटर डाल दोगे ना, तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है। कितना आएगा? 1000 लीटर पानी आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 1 मीटर क्यूब को हमेशा क्या यूज कर लेते हैं? 1000 लीटर। ठीक है, 1000 लीटर कह सकते हैं, या इसको मैं क्या कह सकता हूं? किलो लीटर। 1 किलो लीटर। दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने लीटर के हिसाब से बोला है, तो लीटर में करने के लिए मुझे इसको 1000 लीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे आंसर में 3 जीरो लग जाएंगे। बट अगर वो मुझे बोलता जी किलो लीटर में करो, तो किलो लीटर में कुछ फर्क नहीं है, बस एक मीटर क्यूब की जगह किलो लीटर के एल आ जाएगा। मतलब मैं इसको लिख सकता था 14500 KL। ठीक है जी, तो भाई ये कंसेप्ट याद रखिएगा, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। और इसी के साथ एक और बता देता हूं आपको, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। ठीक है जी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। यानी कि अगर एक छोटा सा क्यूबाइड है आपके पास, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट 10 सेंटीमीटर है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीजें 10 सेंटीमीटर है, उसमें 1 लीटर वाटर आएगा। ठीक है जी, चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इन ए स्विमिंग पूल, स्विमिंग बाथ सॉरी, 20 मीटर long and 15 मीटर broad, when n number of men dive into
the bath, the level of the water rise by 1 centimeter if each man displays 0.36 meter cube, sorry, 0.1 meter cube of water, then find the total number of men. देखिए भाई क्या हमारे पास क्या स्विमिंग पूल है जो 24 मीटर लॉन्ग है एंड 15 सेंटीमीटर ब्रॉड है। कुछ आदमी उस पर डाइव किया, कुछ लोगों ने आदमी ने उसमें डाइव किया, तो उससे डाइव करने से क्या हुआ, पानी का लेवल 1 सेंटीमीटर राइज हो गया। तो आपको ये बताना है कि अगर एक पर्सन 0.1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है तो टोटल नंबर ऑफ मेन कितने आएंगे। ठीक है भाई, अगर आप लोगों को आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद होगा, ये क्वेश्चन उस पर बेस है, या कुएं वाली कहानी सुनी होगी आपने, कंकर वाली, ठीक है, ये क्वेश्चन उसके ऊपर बेस है कि एक फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं ना, तो जितना उसका अपना वॉल्यूम होता है वो उतना ही वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस करता है। ठीक है, जैसे कौवे वाली कहानी में सेम वैसे था, जिस तरह वो उसमें पत्थर डाल रहा था, तो एक पत्थर का जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो रहा था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वाटर का लेवल राइज हो गया। तो सेम यहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि जैसे कुछ पर्सन क्या करेंगे, डाइव करेंगे वाटर में, सिंपल सी बात है, पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। अब वो पानी का लेवल कितना बढ़ेगा, सपोज करें कि अगर पानी पहले इतना था, अब पानी का लेवल यहां तक पहुंच गया, राइज बाय 1 सेंटीमीटर, तो वाटर का लेवल अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ गया है तो इसका मतलब क्या होगा, अब 1 सेंटीमीटर की हाइट तक जितना भी पानी होगा भाई, 1 सेंटीमीटर की हाइट तक जितना भी पानी होगा इसके अंदर क्यूबाइड में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर तक जितना ही पानी होगा उस क्यूबाइड पूल में, उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, मतलब जहां तक पहले यहां तक पानी था अब यहां तक पानी पहुंच गया है, तो ये जो वॉल्यूम, ये जो पानी बढ़ गया है, ये अगर सारा पानी में बाहर निकालो यहां से लेके यहां तक, सपोज करो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये जो पानी है इस सारे पानी का जितना भी वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, जो नंबर ऑफ मेन इसमें डाइव हुए थे उन सबके वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, ये जितना भी पानी का लेवल बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि कुछ पर्संस मैन ने क्या किया, इसमें डाइव किया, जिसकी वजह से लेवल यहां से यहां बढ़ गया। तो इसका मतलब उन सभी का वॉल्यूम, ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ है इसके बराबर होगा। ठीक है जी, चलिए भाई देखिए फिर क्या आएगा इसका सोल्यूशन हमारे पास। तो क्या आएगा जी, इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या आएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम, जो वाटर का वॉल्यूम बढ़ा है किसके इक्वल होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, लेकिन हमने क्या बात की अभी कि एक्चुअली किसके इक्वल होगा, एन नंबर ऑफ मेन। हमने क्या बात की कि जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो किसकी वजह से होगा, जो मैन इसमें डाइव किया है, जिन लोगों ने इसमें छलांग लगाई है या कूदे हैं इसमें, वो लोग लेंगे। तो वो कितने हैं जी, एन है, और हर एक का वॉल्यूम कितना है, हर एक का वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, और ये किसके इक्वल होगा, वही जो पानी का वॉल्यूम है। पानी का वॉल्यूम कितना है जी, लेंथ जितनी हमारे स्विमिंग पूल की लेंथ है वो लेंगे, ब्रेड्थ 15 लेंगे, लेकिन हाइट कौन सी यूज करेंगे, हाइट वही यूज करेंगे जो हाइट बढ़ रही है, सिर्फ ये हाइट। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की हाइट, तो इसको मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर दूंगा जी। ठीक है, दोबारा देख लीजिए भाई, ये मेरे पास क्या है, ये वॉल्यूम है उन मैन का जो वाटर में कूदे हैं, और ये वॉल्यूम है उस पानी का जो बढ़ गया है यहां से यहां तक।
तो मैंने पहले कहा कि फ्लूइड में कोई भी चीज आप डाल रहे हैं उसका वॉल्यूम, जितना फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता है उसके इक्वल होता है। ठीक है, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा या बढ़ेगा वो। चलिए जी, तो कितना आ जाएगा, n इंटू इट इज 1/100, सॉरी 100 नहीं आएगा, 10 आएगा जी, इक्वल्स टू, इसे काट दें, चलिए भाई इसे रहने दें, हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 360/100, ये कट गया, ये भी कट गया, देयर फोर n इक्वल्स टू 36। तो नंबर ऑफ मैन, कितने लोगों ने डाइव किया था जी उसमें? उसमें 36 लोगों ने डाइव किया था। ठीक है जी, चलिए जी बढ़ते हैं आगे। चलिए जी देखिए क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन हमें। The area of the side of a box is 120 centimeter square. The area of the other side is, यहाँ पे भाई साइड का मतलब फेस है, ठीक है। द एरिया ऑफ द फेस ऑफ ए बॉक्स इज इतना है, एंड अदर फेस इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। The area of the upper surface is 96 meter square, sorry centimeter square. Find the 60, sorry, find the volume of the box. बॉक्स का वॉल्यूम निकालना जी हमें। तो भाई एक बॉक्स है, उस बॉक्स के हमें एक साइड का एरिया दिया है 120 और दूसरी साइड का दिया है 72। ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए ये बॉक्स है भाई, ये बॉक्स है हमारा, ठीक है। तो हमारा जो ये फेस है हमारे बॉक्स का, जो ये फेस है इसका एरिया उसने 120 दिया है, ओके ठीक है। और इस फेस का दिया है जी 72, एंड जो टॉप है, टॉप का एरिया उसने मुझे 60 दे दिया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें मेरे पास यहाँ पर तीन अलग अलग फेसिस के एरिया पर, ठीक है, तीन अलग अलग फेसिस के एरिया हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये लेंथ वाली साइड थी, ये ब्रेड्थ थी, ठीक है जी, ओके। और ये हाइट आ गई मेरे पास, ये हाइट आ गई, और ये ऊपर क्या भाई, ये लेंथ आ गई, ये क्या आ गई, ब्रेड्थ आ गई। तो अगर आप ध्यान से देखें भाई, हर एक फेस को ध्यान से देखो। अगर मैं इस फेस की बात करता हूं, दिस वन, ये किसका एरिया दिया है? ये एक वॉल का एरिया भाई, ध्यान से अगर देखें, लेंथ इंटू हाइट, एक फेस से आ गया लेंथ इंटू हाइट। तो देखिए भाई लेंथ इंटू हाइट क्या दिया है मुझे, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब आप इस फेस को देखें, इस फेस को देखें भाई अगर, तो यहाँ पे क्या है, ये आ रहा है जी ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो दूसरे फेस का एरिया क्या है, ब्रेड्थ इंटू हाइट। और जो तीसरा फेस अपर फेस है भाई, अपर फेस मतलब टॉप। तो मैंने कल आपको बताया था टॉप का एरिया क्या होता है,
टॉप का मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपको कितना दे दिया है 60। तो भाई ये तीन चीजें मुझे गिवन है, ठीक है। दो फेसिस के एरिया है, मतलब दो वॉल्स के एरिया कह सकते हैं। अगर सपोज करो एक रूम की हम बात करें तो एक वॉल का एरिया, दूसरी वॉल एडजेसेंट वॉल जो उसके साथ वाली वॉल है उसका, वो जो टॉप का एरिया है। तो मुझे इन सब का एरिया दिया हुआ है और मुझे वो क्या निकालने के लिए बोला जी कि वॉल्यूम निकालो। तो भाई अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, बाय मल्टीप्लाइंग दीज इक्वेशंस, क्या मिलेगा जी? देखिए लेंथ 2 बार आएगा, ब्रेड्थ 2 बार आएगा, हाइट 2 बार आएगा। तो देखा जाए तो ऐसे आएगा लेंथ स्क्वायर ब्रेड्थ स्क्वायर हाइट स्क्वायर। ये कितना आएगा जी? 120 72 एंड 60। इसको कैसे लिख सकते हैं जी? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? ये वॉल्यूम का स्क्वायर आ गया। ओके, इट इज वॉल्यूम स्क्वायर। तो भाई यहां देखिए, अब मेरे पास ये है, ठीक है, मुझे इसको ब्रेक करना है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्केयर है तो उधर जाके रूट आएगा, मतलब ये कुछ इस तरह बनेगा आपके पास। अगर स्केयर वहां जाके रूट बनेगा तो इस तरह से आएगा आपके पास। ये मैं साइड पे लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें कुछ डायरेक्ट करने वाला हूँ। तो रूट के अंदर आ जाएगा। अब आपके पास दो तरीके हैं, यहाँ तो इसको क्या कर दो जी, ब्रेक कर दो, प्राइम फैक्टरेशन करके 120 72 60 को ब्रेक करें, फिर आप पेयर बनाइए परफेक्ट स्केयर के लिए। दूसरा तरीका यह है कि इन सबको मल्टीप्लाई कर दें और देखें वो किसका परफेक्ट स्केयर बनता है। ठीक। अब एक चीज और हो सकती है, इसको ब्रेक ही करेंगे लेकिन ब्रेक ऐसे करेंगे कि मुझे परफेक्ट स्केयर मिलता जाए। क्या मिलता जाए? परफेक्ट स्केयर। देखो फॉर एग्जांपल, मैं जो 120 है, मैं 120 को ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ? इसको ब्रेक करके मैं लिख सकता हूँ 60 इंटू टू। अब मैंने 60 इंटू टू ही क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक 60 है, मेरे पास 60 का स्केयर बन गया। ठीक है, मेरे पास 60 का स्केयर बन जाएगा ना, तो इसको मैं वैसे ब्रेक कर लूंगा। तो ये आ गया जी 60 का स्केयर। ओके, देन अगर 72 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है जी 144। कितना बनेगा? 144। तो 144 क्या होता है? 12 का स्केयर है। तो लीजिए भाई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको कंबाइन करके बन गया जी 12 स्केयर। तो देयरफॉर वॉल्यूम कितना आ जाएगा मेरे पास? वॉल्यूम आ जाएगा 60 इंटू 12 इक्वल्स टू 720 मीटर, सॉरी 720 सेंटीमीटर क्यूब। लीजिए भाई, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। ठीक है जी, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास। हाउ मैनी bricks of how many bricks of dimensions 25 centimeter into 11.25 centimeter into 6 centimeter, how many bricks of dimension this are required to build a wall of dimensions 8 meter by 6 meter by
8 मीटर बाय 6 मीटर बाय 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा हाउ मेनी ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स, कितनी ईंटें लगेंगी अगर, सॉरी, कितनी ईंटें लगेंगी जिनकी डायमेंशंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 11.25 और 6 सेंटीमीटर। ये हमें ब्रिक की डायमेंशंस दिए जी, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो कह रहा है कितनी ब्रिक्स लगेंगी एक दीवार बनाने के लिए जिसकी डायमेंशन क्या है जी, 8 मीटर, 6 मीटर एंड 22.5 सेंटीमीटर। तो भाई देखिए, अगर इसको आप ध्यान से देखें, क्या करना है जी, मुझे इन ब्रिक्स को यूज करके एक वॉल बनानी है। ठीक है, मतलब मुझे एक वॉल बनानी है और मुझे क्या करना है, उसमें इन ब्रिक्स का यूज करना है जी। ठीक है, तो ब्रिक्स को यूज करके जब मैं वॉल बनाऊंगा तो उससे मेरे पास क्या आएगा जी, मैंने कल कुछ ऐसा बताया था कि जब हम एक चीज को यूज करके कोई दूसरी चीज बनाते हैं, ठीक है, और उसमें अगर हमारे पास ये हो कि वेस्टेज बिल्कुल नहीं होए, तो उसके इसमें क्या होता है, उन दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है। जैसे मैं कहा था कि अगर एक लेड बॉल को यूज करके मैं वायर बना रहा हूँ, ठीक है, या कोन बनाता हूँ, दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है। तो यहाँ मैं ब्रिक्स यूज कर रहा हूँ भाई, ब्रिक्स को यूज करके वॉल बना रहा हूँ, तो इस केस में क्या होगा, ब्रिक्स का वॉल्यूम और वॉल का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन एक ब्रिक का नहीं, इसमें मुझे सारी ब्रिक्स लेनी पड़ेंगी, जितनी ब्रिक्स मैंने यूज कर रहा हूं उन सभी ब्रिक्स का वॉल्यूम पूरी वॉल के बराबर होगा। तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, मुझे तो ब्रिक्स पता ही नहीं, तो सपोज कर लेता हूं भाई मैं कि इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है, n नंबर ऑफ ब्रिक्स लगी है जिस वॉल में, इस वॉल में n नंबर ऑफ ब्रिक्स लगी हैं। ठीक है जी, तो देखिए जरा कैसे करेंगे इसको। तो n नंबर ऑफ ब्रिक्स ले लिया जी मैंने, और क्या निकलेगा, वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स किसके इक्वल जो होगा जी, वॉल्यूम ऑफ द वॉल के इक्वल, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा जी, इक्वल होगा। तो n इंटू नंबर ऑफ ब्रिक्स n है ना, अब एक ब्रिक का वॉल्यूम क्या आएगा जी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो कितनी लेंथ है जी, इट इज 25 सेंटीमीटर इंटू, ये आ गई ब्रेड्थ, और हाइट कितनी आ गई जी, हाइट आ गई 6। तो भाई ये डायग्राम में रब कर देता हूँ, इसका कोई यूज नहीं अभी हमारे पास। चलिए जी, अब वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉल देखिए 8 मीटर बाय 6 मीटर है इंटू 22.5 सेंटीमीटर। अब देखिए भाई, जब भी हम दो चीजों की रेशियो निकाल रहे हो या इक्वेट जब करना हो ना, तो उसमें यूनिट हम सेम रखते हैं। यूनिट क्या होना चाहिए, सेम। अगर यहाँ वाली जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है, तो छोटे में करो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए 8 मीटर को मैं क्या लिखूंगा जी, 800 सेंटीमीटर, ये 600 सेंटीमीटर हटा लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहां से भी डेसिमल हटा लेते हैं, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ओके, नहीं तो एक काम करता हूँ मैं एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, क्यों, ताकि 100 बैलेंस हो जाए और कट जाए। 100 क्या हो जाए, दोनों तरफ 100 आ जाए, कट जाए। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, यहाँ पे डिपेंड करता है भाई, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नहीं तो अभी 100 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए लाइए, देखिए क्या होगा। और अभी 100 लाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, एक जीरो से कट जाएगा, जो एक बचेगा वो इसके साथ लगेगा। तो इसको पहले बैलेंस करने के लिए मैंने ये लगा दिया। अब मेरे पास फायदा क्या होगा, मैं इसको डायरेक्ट काट सकता हूँ ऐसे यहाँ से, लो जी ये कैंसिल हो गया। ठीक है जी, अब ये सारा मटेरियल मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करने वाला हूँ। तो एन कितना आएगा, 800 इंटू 600 इंटू 2250 अपॉन 25 इंटू 6 इंटू 1125। ठीक है जी,
आपको वो टाइल्स वाले क्वेश्चन याद होंगे, मैंने बताया था हमेशा क्या करना है, जैसे टाइल्स निकालनी हो तब हम क्या करते हैं, एक के एरिया को दूसरे के एरिया से डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह वॉल्यूम में भी ऐसा होता है, मैं डायरेक्ट यूज कर सकता था, लेकिन ऐसे एक्सप्लेन करके आपको ज्यादा समझ आएगी, तो इसलिए मैंने बताया। तो जब कभी आपको ये पता करना हो कि इस वॉल में कितनी ईंटें लगी हैं, ये इस गोडाउन में कितने बॉक्सेस आ सकते हैं, ये एक लॉग ऑफ वुड है, बहुत बड़ा लकड़ी का पीस है, उसके छोटे छोटे कितने पीसेस हो सकते हैं, हमेशा बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ लॉग्स ऑफ वुड, नंबर ऑफ पीसीज जो भी होगा वो पता चल जाएगा। हमेशा बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो चलिए भाई यहां करते हैं डिवाइड। ये आ गया मेरे पास 32, ये आ गया जी मेरे पास 100, और ये आ गया जी 2। देखो कैलकुलेशन आसान होगी मेरे लिए। तो देयर फोर एन की वैल्यू क्या आ गई, 6400। तो इसका मतलब 6400 ब्रिक्स लगेंगी, तब जाके मेरी वॉल तैयार होगी। ठीक है जी, चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो भाई ये थे हमारे जैसे क्यूब या क्यूबाइड से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट सिलेंडर को लेते हैं, सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं एक दो। चलिए भाई देखिए क्या दिया हमें, द कर्व्ड सरफेस एरिया। भाई सी एस ए का मतलब भाई कर्व्ड सरफेस एरिया है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर के, एंड the circumference of the base is 110 centimeter. Find the height and the volume. तो जी आपको हाइट एंड वॉल्यूम दोनों निकालने, ठीक है जी, हाइट एंड वॉल्यूम निकालना है हमें। तो देखिए जी क्या करेंगे, हमें उसने जी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4400। ठीक है जी, सॉरी दैट इज 2πRH, उसने दिया है 4400। ठीक है जी, एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। भाई सिलेंडर का बेस कैसा होता है, जैसे हमने बात की थी कल कि सिलेंडर का टॉप एंड बेस सेम रहते हैं, सर्कुलर। सर्कुलर बेस मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस का मतलब है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया है, यानी कि 2πR। तो 2πR कितना दिया जी आपको, 110। ठीक है जी, तो अगर मैं क्या करूं भाई, ये वैल्यू यहां डाल दूं 2πR की, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2πR आ रहा है, ये वैल्यू यहां डाल दें तो क्या होगा, 110 इंटू हाइट 4400, ये 1 से, और ये कितने से आ गया जी हमारा 40 से, तो देयर फोर हाइट कितनी आ जाएगी मेरे पास, 40 सेंटीमीटर। लो जी हाइट निकल गई मेरे पास। ठीक है, हाइट आ गई। अच्छा सपोज करो कि अगर अब आपको क्या निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है जी अब, रेडियस, तो इसको यूज कर लो ना, इसी को यूज कर रहा हूं मैं। 2πR इक्वल्स टू 110, पाई आ गया जी 22/7 इंटू आर 110। ठीक है जी, अब ये कितना आ जाएगा, 44/7 इंटू आर 110, then radius equal to 110 into 7 upon 44. 2 5s are, sorry, 22 5s are and 22 2s are. Radius is 35/2 centimeter. लीजिए भाई आपके पास हाइट भी आ गई, आपका रेडियस भी आ गया। अब आप लोग वॉल्यूम खुद निकालेंगे भाई इसमें।
ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, तो वॉल्यूम आप लोग खुद निकालेंगे। तो वॉल्यूम के जो ऑप्शंस हैं मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, वॉल्यूम के जो जो भी ऑप्शंस हैं ये आप निकाल के खुद क्रॉस चेक करेंगे। 38,500, 38,000 सॉरी 48,500, 58,500, 38,560। तो भाई ये चार ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब ये सॉल्व करके आप खुद फाइंड करेंगे कि वॉल्यूम कितना आता है। ठीक है जी, ये इतना सा काम आपके लिए। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। Six spherical balls of radius are melted to form a cylindrical rod of the same base, sorry, same radius. Find the height of the rod. ठीक है जी, रॉड की हाइट निकालनी है। देखिए इसी क्वेश्चन में वो क्या बोल देता, फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड। हाइट के बजाय अगर वो लेंथ लिख देता तो कंफ्यूज मत होना भाई, लेंथ का मतलब इसमें हाइट ही है। ठीक है, रॉड के केस में जो लेंथ है वो हाइट ही रहती है, उसमें कंफ्यूज मत होना, सिलिंड्रिकल रॉड के केस में। ठीक है जी, तो कह रहे 6 स्फेरिकल बॉल है मेरे पास। ठीक है जी, 6 स्फेरिकल बॉल हैं, 1 2 3 4 5 6, सबका रेडियस कितना है जी, आर रेडियस है जो भी है। अब क्या कह रहे हैं, इन स्फेरिकल बॉल्स को मेल्ट किया गया, मेल्ट करके क्या किया गया जी, एक सिलिंड्रिकल रॉड बनाई गई, सिलिंड्रिकल रॉड। और हमें क्या करना है जी, अब इस सिलिंड्रिकल रॉड का क्या निकालना है, इस सिलिंड्रिकल रॉड का निकालना है जी हमें हाइट, किसकी हाइट कितनी होगी। तो क्या लगता है भाई, क्या यूज करेंगे इसमें, क्या लॉजिक यूज होगा। तो भाई सेम वही होगा जो भी बताया थोड़ी देर पहले, कि देखें इन 6 को यूज करके मैं ये बना रहा हूं, तो इन 6 बॉल्स का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडरिकल रॉड। या मैं ये कह सकता हूं कि जो वॉल्यूम ऑफ रॉड है, वॉल्यूम ऑफ रॉड इज इक्वल्स टू 6, इक्वल टू सॉरी वॉल्यूम ऑफ 6 स्फेरिकल बॉल्स, कि रॉड का वॉल्यूम जो 6 स्फेरिकल बॉल्स हैं उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है जी, दैट इज, तो वॉल्यूम ऑफ रॉड क्या आएगा जी, रॉड की शेप पाई आर स्क्वायर एच, रॉड सिलिंड्रिकल है ना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब स्फीयर 6 बॉल्स हैं जी, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है जी, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो चलिए भी क्या होगा, यहाँ पे पाई पाई हो जाएगा जी कैंसल, 3 1 जा एंड 2 जा। तो चलिए भी क्या आ गया मेरे पास, आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 8 आर क्यूब। देखिए भाई मुझे हाइट निकालनी है, तो एच को यहाँ रखेंगे, 8 आर क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा जी, आर स्क्वायर।
तो देयरफॉर h कितना आ गया, यहां से स्क्वायर ये कट जाएगा, 1r बचेगा 8r। तो हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल रॉड इज 8r। सिलिंड्रिकल रॉड की जो हाइट है वो 8r आ जाएगा। ठीक है जी। चलें भाई, देखिए भाई एक क्वेश्चन और करते हैं कुछ इसी से मिलता जुलता। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारे पास, a sphere is melted to form a cylinder whose height is 15 3/16 times its radius. What is the ratio of the radii of sphere to the cylinder? स्फीयर टू दी सिलेंडर। तो कह रहा है कि एक स्फीयर को मेल्ट करके क्या बनाया गया भाई, सिलेंडर बनाया गया। एक स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया, हुज हाइट, जिसकी हाइट किसके इक्वल है, 15 3/16 टाइम्स इट्स रेडियस। जितना सिलेंड्रिकल का रेडियस होगा उसका 15/16 टाइम। आपको क्या करना है जी, रेशियो ऑफ द रेडियस स्फीयर टू दैट ऑफ द सिलेंडर। तो भाई देखिए मेरे पास डायग्राम अगर बनाऊं तो एक स्फीयर आता है, इसको रिकास्ट करके बनाया गया एक सिलिंड्रिकल रॉड, यहाँ सिलेंडर बनाएगा कुछ भी। ओके, तो जो इसकी हाइट है, तो स्फीयर का रेडियस में बड़ा आर ले लेता हूँ, स्फीयर का रेडियस को बड़ा आर ले रहे हैं और सिलेंडर के रेडियस को मैं क्या ले रहा हूँ जी, छोटा आर, स्मॉल और हाइट कितनी दी है इसकी, अगर आप देखें हाइट के बारे में क्या बोल रहा है, 15 3/16। ठीक है, इट मीन्स ये आएगा आपका लगभग 243। ठीक है जी, 243/16 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, इतने टाइम्स ऑफ रेडियस, तो हाइट मिल गई जी हमें। तो अब मुझे क्या कह रहा है, दोनों के रेडियस की रेशियो निकालिए, दोनों के रेडियस की क्या निकालिए, रेशियो निकालिए। तो चलिए जी, अब देखिए रेशियो के लिए उसने पहले किसका नाम लिखा है, स्फीयर, स्फीयर के बाद है जी सिलेंडर। पहले उसने स्फीयर का नाम लिखा है, बाद में सिलेंडर का नाम लिखा है। तो हम क्या करेंगे जी, तो पहले हम ले लेंगे जी स्फीयर। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है ना, क्योंकि सिलेंडर स्फीयर से बनाया गया है तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, दैट इज 4/3πr3। तो देखिए स्फीयर का जो रेडियस है मैंने बड़ा रखा हुआ, ठीक है, 4/3πr3। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है जी, πr²h। लो जी पाई पाई कट गया, देन क्या आ गया मेरे पास, r³। एक काम करते हैं भाई, अब हम मुझे पता है दोनों के रेडियस की रेशियो निकालनी है।
चलो रुकिए, पहले जरा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये 4/3 ही रखें आप। चलिए भाई, आर स्क्वायर हाइट कितना है जी? हाइट इज 243/16 आर। तो देखिए भाई ये कितना हो जाएगा? ये भी बन जाएगा जी आर क्यूब। क्या बन जाएगा? आर क्यूब बन जाएगा, तो आएगा 4/3 पाई, सॉरी पाई तो कट गया हुआ है, 4/3 आर क्यूब इक्वल्स टू आर क्यूब इंटू 243/16। तो अब क्या होगा जी? अब इसे लाएंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों के रेडियस की रेशियो निकालनी है, और ये नंबर को लेके जाएंगे जी उस तरफ। तो क्या होगा मेरे पास? ये आ जाएगा जी आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू 243 इंटू 3। देन नीचे क्या आ जाएगा? 16 को 4 से करेंगे। देखिए भाई, अगर 243 को 3 से करते हैं, इट बिकम 729, और 16 4 से क्या आता है जी? 64। तो अगर आप ध्यान से देखें, 729 क्या होता है? 729 इज क्यूब ऑफ 9 एंड 64 इज क्यूब ऑफ 4। तो देयरफॉर भाई देखिए हमारे पास क्या आ गया? देयरफॉर दोनों के रेडियस की रेशियो क्या आ गई? आर अपॉन आर। देखिए भाई, ये क्यूब वो क्यूब कट जाएंगे आपस में, तो रेडियस की रेशियो आ जाएगी 9/4, यानी कि 9/4। ठीक है जी। तो दोनों के रेडियस की रेशियो क्या आ गई? 9:4 आ गई। ठीक है जी। चलिए भाई, आज रखते हैं हम इतना। बाकी भाई कल करेंगे कंटिन्यू आगे। ठीक है जी, कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।